शाहकार में आज की फिल्म है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। थैंक यू। आप जब ये कहानी पहली बार गढ़ रहे थे तो वो शुरुआती ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्या व्हाट फोर्स्ड यू टू राइट दिस स्टोरी? मैं कुछ एक बड़ी बुरी सी फिल्म बना रहा था उस वक्त कलकत्ता में, तो मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था। गलती किसी और की नहीं थी, मेरी थी कि जो मैं करने गया था। तो मैं थोड़ा सा परेशान कुछ सोच रहा था कि मुझे वही फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बना सकता हूँ। कास्टिंग बड़ी अलबेली सी है। ये तीनों ही एक्टर आपकी पहली चॉइस थे क्या? दिल्ली में हम कास्टिंग कर रहे थे। स्वानंद किरकिरे उस जमाने में मानेंगे नहीं आप लोग, वो एसोसिएट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था मेरा। तो कम से कम उसने 50-60 लड़कियों का ऑडिशन किया होगा यहाँ पे। हमने कलकत्ता में किया आंध्रा में। तो ये एक लड़की ने ऑडिशन दिया, उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैंने देखा वो बड़ी ख़राब थी उसमें टेस्ट में, लेकिन वो जो किरदार लिखा था ऐसा लगता तो वो है खड़ी सिद्धार्थ। मैंने बहुत कोशिश की कि केके को कास्ट ना करूं क्योंकि वो और कुछ कर चुका था। शाइनी का टेस्ट कर रहा था, मुझे जोया अख्तर ने भेजा, हमारे एसोसिएट थी रुचि नारायण के पास, कि इसको टेस्ट करो सिद्धार्थ के रोल के लिए। मैंने देखा तो बोला ये तो विक्रम आ गया। ये फिल्म के क्लाइमेक्स के ठीक पहले का सीन याद आ रहा है। हाँ। जिसमें 2 पुलिस वाले दौड़ रहे हैं। मैं बिहार में एक दिन फिल्म पटना में दिखा रहे थे, तो जो नेता थे वो कुछ समाजवादी नुमा कुछ मिनिस्टर थे, दाढ़ी जो ऐसा अब तो सीनियर हो गए हैं, और उनके बगल में उन 4 पुलिस वाले थे, एक थोड़ा हट्टे कट्टे से थे। वो देख रहे थे, आखिरी सीन आया तो वो देख रहा था उसको, और ऐसा लग रहा था वो स्क्रीन पे भी है। तो मुझे लगा ये बाद में मारेगा मुझे। प्रीतिश नंदी तक कैसे पहुंचे? प्रोड्यूसर कैसे लॉक हुआ? हमको चाहिए था, वो एक फंडर थे, उन्होंने कहा था देंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो दिल्ली से मैं बम्बई जा रहा था वापस, मैंने मुड़ा तो प्रीतिश नंदी बैठे। मैं उनको जानता बहुत अच्छे से नहीं था। मुझे कहा बड़े नाराज परेशान से क्यों लग रहे हो? मैंने कहा यार पैसे मिलने थे, नहीं मिले और चले गए। तो कितने चाहिए? मैंने कहा 2 करोड़, वो कल आके ले जाना। आप जब ये नरेशन कर रहे थे गीता के कैरेक्टर का, तो आपको इनिशियली किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे? जिनसे भी मैंने सुनाई, जिनको भी ये स्क्रिप्ट, तो ये कैरेक्टर बहुत गड़बड़ है, ये तो बड़ी लूज सी औरत है। हम लोग कहीं घूम रहे थे न्यूयॉर्क में, तो एक कैफे में घुसे थे 8-20 लोग, सुना था मार्केज है वहाँ पे, तो हमने उनको घेर लिया था। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि द ट्रिक टू अंडरस्टैंडिंग विमेन इज टू नो that they are as capable of betrayal as you are. एक भाषण है जो इतिहास में इबारत की तरह गढ़ दिया गया और फिर इतनी दफा दोहराया गया जैसे इमला का कोई पाठ हो। एक पीढ़ी है जो आदर्शवाद से शुरुआत करती है और निराशा की गर्त में जाती नजर आती है, और इसका प्रति आख्यान रचती हुई एक दूसरी पीढ़ी है जो इन सारे आदर्शों को या तो बहुत ही किताबी रूप में अपनाने को तत्पर है, लेकिन हिंसा के और उससे निकले समतावाद के टेक के जरिए, या इन सबसे इतर तदर्थवाद, यथार्थवाद और बाजारवाद का एक मिक्सचर फांकती नजर आ रही है। और एक कहानी है जो इस पूरी आयरनी को बहुत ही महीन, बारीक, सरल और इसी वजह से जटिल ढंग से पकड़ती है। शाहकार में आज वो फिल्म है जिसने हमारी पीढ़ी को सबसे पहले तो चौंकाया, क्योंकि ये वो दौर था जब लगता था कि हुडी पहन के यदि सुरम्य विदेशी वादियों में रोमांस नहीं किया तो क्या खाक किया। ये वो दौर था जब लगता था कि सिनेमा का मतलब कुछ पंचलाइन और बहुत सारा ड्रामेटिक शोर है। ऐसे में एक फिल्म आती है जो कतई राजनीतिक ढंग से एक कहानी कहती है और हमारे अंदर उम्मीद जगाती है कि सब कुछ होने के बावजूद बचा रहेगा कहानी को खासे ज़मीनी यथार्थवादी ढंग से कहने का रुझान और जिद। शाहकार में आज की फिल्म है जो 15 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई। टाइटल है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये कहानी है सिद्धार्थ, विक्रम और गीता की। ये कहानी है 70 के दशक तक आते आते नेहरूवादी रोमानियत के खत्म होने की, नक्सलवाद और बाजारवाद और फिक्सिंगवाद के शुरुआती उभार की, और एक नए नवेले लोकतंत्र की
जो इमरजेंसी से जूझ रहा था। ये कहानी बनते बिगड़ते भारत की है, जहां हजारों छोटी छोटी क्रांतियां या कि विद्रोह पनप रहे थे, पल्लवित हो रहे थे और कहीं कहीं घुट के मर भी रहे थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी एक कल्ट फिल्म है। इसके राइटर हैं सुधीर मिश्र, शिव सुब्रमण्यम और रुचि नारायणन। डायरेक्टर हैं वन एंड ओनली सुधीर मिश्र, जो इसके अलावा भी कई शानदार फिल्मों, वेब सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। शाहकार, जिसमें हम हमेशा कहते हैं एक्शन, रोमांस और मारधाड़ से भरपूर, पर कई दफा इन सब के साथ साथ राजनीतिक चेतना से भी भरपूर। शाहकार के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सुधीर भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। I was in JNU doing my masters. Year was 2005. जी हाँ। और जैसे आपकी जब जिंदगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब आप लोग दिल्ली में थे, बादल सरकार के साथ थे, रैना साहब के साथ थे, हम लोगों के दौर में ये हो गया था कि हजारों ख्वाहिशें नहीं देखी और इस पर डिस्कशन नहीं किया तो क्या किया। इट वॉज अ इंटेलेक्चुअल फैशन। आप जब ये कहानी पहली बार गढ़ रहे थे तो वो शुरुआती ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्या व्हाट फोर्स्ड यू टू राइट दिस स्टोरी? पता नहीं, एक मेनी थिंग्स। मैं कुछ एक बड़ी बुरी सी फिल्म बना रहा था उस वक्त, कलकत्ता मेल। तो मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था। गलती किसी और की नहीं थी, मेरी थी कि जो मैं करने गया था। तो मैं थोड़ा सा परेशान कुछ सोच रहा था कि मुझे वही फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बना सकता हूँ। तो कुछ 4-6 ही फिल्में होती हैं हर फिल्म मेकर की ज़िंदगी में जो सिर्फ वही बना सकता है और बाकी उसको बनानी चाहिए। तो जो मेरा पूरा रुझान है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से जिस तरह से भी एक्सीडेंटली मानिए, जहाँ से जिन लोगों से मैं जिन लोगों की तरफ आकर्षित हुआ, जिन लोगों से प्रभावित हुआ, वो सब मिला जुला के कुछ मुझे ये कहानी की ओर ले गई। तो मैं पहले शुरुआत में ऐसा लिख रहा था कुछ कहानी एक नक्सल की, जो एक असाइलम में है, पागलखाने में है, और एक ठीक सा हो रहा है और एक दिन वो डॉक्टर्स ये नोटिस करते हैं। ये फ्रेंड्स फैनन एक थे जो हम लोग JNU जब दिल्ली में रहते थे, उनकी एक केस स्टडी से निकाली हुई चीज़ थी। तो वो जब वो ठीक सा हो रहा था तो डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि जब एक और मरीज़ आसपास आता है तो ये फिर से परेशान होने लगता है, फिर से वो उसका जो उसकी जो डिज़ीज़ है वापस से आने लगती है, वो फिर बहुत बौखला सा जाता है। तो वो देखते हैं कि वो जो दूसरा मरीज़ है वो पुलिस वाला था जिसने इसको टॉर्चर किया था। ऐसी कुछ कहानी थी। फिर मैं और शिव बैठे हुए बात करते रहते थे और फिर ऐसा कुछ हुआ कि क्या ये लोग एक साथ कॉलेज में थे। फिर वो कुछ बड़ी एक तरफा सी कहानी बनती गई। फिर हमें विक्रम मिला। तो विक्रम वो इस तरह का पात्र था जिससे हम कॉलेज में चिढ़ते थे, नफरत करते थे, जो कॉलेजेस में इन जगहों पे दिल्ली विश्वविद्यालय में आया करता था कुछ सीखने का, अंग्रेजी थोड़ी सी सीखने के लिए, कुछ अपना वो जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट में जिसकी प्रवेश करने की इच्छा थी बहुत, एक उसका भी अपना एक दुख था, एक अपना दर्द था, एक अपनी तरह से आया था, उसका एक बैकग्राउंड था, रेफ्यूजी पाकिस्तान से आए पंजाबी रेफ्यूजीज़ का ख़ानदान। और फिर वो जब हमें मिला तब हमें लगा कि अब हम अपने, अगर सिद्धार्थ कुछ हम जैसा है और कुछ गीता हम जैसी है, तो हम खुद को देख रहे हैं उसके नज़रिए से जो हमसे नफ़रत करता है या हमसे चिढ़ता है, जिसको हम थोड़ा सा नकारते थे। मेरे ख्याल से हज़ारों की जीत वही है कि आप देख पाते हो अपने को किसी और नज़रिए से भी और अपने नज़रिए से उसको भी देख पाते हो। एंड देन वो कुछ उस वक्त के हिंदुस्तान की कहानी बनने लगी, जहाँ एक आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया, इतने मैं इसको निकालूंगा जिस तरह से आपने इस फिल्म का बयान किया, द वे यू डिस्क्राइब्ड हज़ारों वाज ब्यूटीफुल। एंड दैट
तो और कुछ भी एक हज़ारों में एक है कि हज़ारों जो है वो उस जनरेशन की कहानी है, उन लोगों की कहानी जिनको जो विरासत में हिंदुस्तान मिला था उससे वो इत्तेफाक नहीं, उससे वो अग्री नहीं करते थे। तो कुछ एक तरह से माँ बाप और बच्चों की भी कहानी है, बेटे बेटियों की और माँ बाप की भी कहानी है, उस झगड़े की भी कहानी है। और फिर एक इश्क चाहे हिंदुस्तान से हो या किसी और से हो, ये जो इश्क मुमकिन नहीं होता और फिर भी कहीं होता है, उसकी भी कहानी है। तो वो कुछ जुड़ गई और बन गई और स्क्रिप्ट लिखते फिर समझ में आया कि बनानी चाहिए यही। फिर जो दूसरे उसके पुट थे उनको थोड़ा सा एडिट आउट करके फिर वो जो जहाँ शुरू हुई थी वो मेंटल असाइलम में सब गायब हो गए। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। जब हम ये फिल्म देखते हैं तब हम विक्रम के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हम गांव शहरों से आए हैं और हमें लगता है कि हम एलीट तबके से नहीं हैं। जी जी, है ना। हमने बचपन से, हमें सेंट स्टीफेंस में दाखिला नहीं मिल गया, हम मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हमारे पिताजी आईसीएस या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे जी। या आईएएस नहीं थे, बट वी आर इन लव विद गीता एंड वी आर इन लव विद दैट वर्ल्ड एज वेल। तो आप लोग क्रांति करने में मुब्तला रहिए, हम आपकी दुनिया में दाखिल होके ये सारी चीजें, ये सारे हक हुकूक हासिल करना चाहते हैं जो हमें बाय बर्थ नहीं मिले। यू मे कॉल इट स्लीजी, यू मे कॉल इट ब्रोकर और फिक्सर, द वे ही सेज इट। और फख्र से कहता है, सो शुरू में चिट्ठी जब लिखता है तो कहता है व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर अ वे आउट, आई एम लुकिंग फॉर अ वे इन। यस, तो वो दाखिला चाह रहा है उस दुनिया में जिससे उसको कई तरह से, जिससे उसको दरवाजे बंद किए हैं वो। पर एक रीडिंग और है विक्रम के कैरेक्टर की जो शाइनी ने किया है, व्हेन ही सेज कि उस गढ़ी का, किले का जब सौदा हो रहा है, कि वो दूसरा किरदार पूछता है व्हाट डू यू डू यंग मैन, तो वो बड़े गुरूर से कहता है सर आई एम अ फिक्सर, आई फिक्स थिंग्स, फिक्सर, ब्रोकर, पिम्प, व्हाटएवर यू कॉल सर। एक सर्टेन कंफर्ट और एरोगेंस है, और ये हमने देखा अराउंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसको बाद में लाइजनिंग कहा जाने लगा और नाम दिए जाने लगे, पर इस तरह की एक बिरादरी बहुत बढ़ रही थी। तो एक वो भी क्रिटिक था क्या कि दिस इज ऑल्सो द रियलिटी? जी जी, वो दिख रहा था उस वक्त, धीरे धीरे वो आ रहे थे वो। और विक्रम ने, जैसे लोगों ने ज़रूरत महसूस कराई उन सियासतदानों को कि मेरी आपको ज़रूरत है, बिकॉज एक तरह से जब आप निराशावाद फैल रहा था और एक तरह का एक माहौल बन रहा था, वहाँ कहीं विक्रम ज़रूरी हो गया था। क्योंकि आप एक तरह से आप फिर ख़रीद फरोख्त कर रहे थे ना, सियासत भी तो उसी में। वहाँ से थोड़ा सा जो वो दशक है उधर से कहीं वो उसके पहले के लोग भ्रष्ट होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन आए थे वो कहीं ज़मीन से, कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए थे। अब वो पैराशूटेड लोग हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल से, और वो विक्रम जैसे लोगों ने वो अरेंज किया है मेरे ख्याल से। हमारी फिल्म में विक्रम का एक एंड दूसरा है, क्योंकि और वो ही इज ऑल्सो अ ट्रैजिक कैरेक्टर इन अ सेंस, बिकॉज वो कभी पाएगा नहीं गीता को असली रूप। तो कहीं विक्रम और नॉर्मलिसी के रिजेक्शन जो किया एलीट ने, उसको भी भुगत रहे हैं। आपने बातचीत नहीं की ना, मीडियम कुछ अलग था ना। वो जो एक सीन आता है फिल्म में जिसमें लोग ठुमरी सुन रहे हैं, स्कॉच पीते हुए बात कर रहे हैं कि साहब इस देश का क्या हो रहा है, बट डू दे रियली? हाँ, और वो खुद कोशिश कर रहा है क्या है, बिकॉज ही उसको वो बेरेफ्ट रहा है ना इन सब चीज़ों से। वो सुधीर भाई, हम स्टोरी पर लौटेंगे। कास्टिंग बड़ी अलबेली सी है। ये तीनों ही एक्टर आपकी पहली चॉइस थे क्या? मैं फिल्म बना रहा था उस ज़माने में, कैरेक्टर में जैसे मैंने कहा, तो मैं थोड़ा सा फंस गया था। तो मैं कुछ ऐसा पता जिद सी पकड़ ली थी कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पहले कुछ भी काम किया। ऐसा क्या हो रहा था कैलकाटा मेल में? आप अनिल कपूर मतलब के साथ काम कर रहे थे, मेरी आदत नहीं थी, फितरत नहीं थी, मतलब
एक तरह से डिक्टेट में काम करने की, मतलब कोलैबोरेशन में काम करने की आदत है, लेकिन डिक्टेट कोई बोले, हम लोग जिस माहौल से आए पॉलिटिकल वगैरह, तो माँ बाप से भी लड़के आए, ऐसे लोग हैं ना हम लोग जो उस ज़माने में उस तरह के मीडियम में आए थे, तो वो थोड़ा कि आप मुझ पे जो एक ये नहीं कर सकते कोई डंडा मार के कि ये, तो ऐसा कौन डंडा मार रहा था, प्रोड्यूसर? नहीं, सभी हो जाता है, वो माहौल ही ऐसा होता है, वो गलती हमारी भी है, वो किसी की गलती नहीं है, वो उसमें एक पॉपुलर एक वो भी है एक कि फिल्म को इस तरह से चलना चाहिए, फिर उसमें एक माइथोलॉजी भी है कि ऐसी फिल्में चलती हैं, फिर वो बहुत कुछ है, फिर उसमें संगीत ऐसा होना चाहिए, फिर उस ज़माने में क्या हो रहा था कि जो म्यूज़िक कंपनीज थी वो डिक्टेट कर रही थी, उसके पहले की जो फिल्में थी उसमें म्यूज़िक और ये तो एक स्क्रीन प्ले का हिस्सा होता था ना, एक बैठ के लिरिक राइटर भी राइटर था, स्टोरी राइटर था, स्क्रीन प्ले राइटर था, साहिर लुधियानवी बैठ के लिख रहे हैं अगर किसी के साथ, चाहे चोपड़ा के साथ, चाहे देवानंद के साथ, चाहे किसी के साथ, तो वो एक स्क्रीन प्ले का भाग है। जब गुरुदत्त के साथ लिख रहे हैं, जिन्हें नाज है हिंद पे वो गाएं, तो वो एसेंस है फिल्म का जी। उसके बाद वो कुछ आइटम सॉन्ग, वो जो एक तरह का जिसको बॉलीवुड स्ट्रक्चर करके बड़ा फैशनेबल हो गया, डाल दो बस यहाँ फ्रेंच में बोलते ना दी बॉलीवुड स्ट्रक्चर, वो कुछ नहीं है, वो पैसे दे रहे थे म्यूजिक कंपनीज और फिल्म इंडस्ट्री उसको कबूल कर रही थी, तो फिल्म चलती कहीं से थी, फिर उन्होंने 6 गाने के पैसे दिए थे, गाने डाल दिए, उसके लिए अब म्यूजिक वीडियो चाहिए तो स्विट्जरलैंड शूट करो, तो ऐसा सब स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा ही बन गया था। उसमें हम जैसे लोग नहीं फिट हो रहे थे, हम थोड़ा कनेक्टेड ज़्यादा इसके पीछे से थे, तो वो थोड़ा परेशान हो गया था मैं। तो एक फिल्म फाइनली, मतलब मैं जुड़ना चाहता था वापस उस लड़के के साथ जिसने धारावी बनाई थी, तो मैं उस हज़ारों में जुड़ा फिर वापस और अपने पास से जुड़ा। थोड़ा नाराज़ इससे भी था कि यार ये मुंबई में, और मुंबई मुझे बहुत खूबसूरत शहर लगता है क्योंकि आप खुद को पाते हैं वहाँ पे, वो भी बहुत कमाल बात है मुंबई की, औरतें तो खासतौर पे खुद को पाती हैं, बट जो इंडस्ट्री और जो लोग आसपास थे और जो उस वक्त का इंडस्ट्री थी, उसका जो एक हालत थी, उससे थोड़ा परेशान हो के वापस अपने पढ़े लिखे रूप पे जाना, थोड़ा उसकी भी इच्छा थी। वो कॉलेज जहाँ पढ़ा था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो JNU, वो जो लोग थे उनसे फिर से कनेक्ट किया मैंने अपने खुद को, वो वहाँ से फिर मैं वापस अपने रूप में वापस आ गया और कभी वापस नहीं गया फिर उस तरफ, जबकि जितने कलकत्ता मेल के लोग हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उस तरह की फितरत में गया नहीं, फिर गलती की नहीं मैंने वो उधर जाने की। अब जैसा तैसा हूँ मैं ऐसे ही हूँ। कास्टिंग इस फिल्म की तो फिर हमने बहुत मेहनत की, दिल्ली में हम कास्टिंग कर रहे थे। स्वानंद किरकिरे उस ज़माने में मानेंगे नहीं आप लोग, वो एसोसिएट डायरेक्टर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था मेरा, तो वो स्वानंद यहाँ NSD का था, वो करता था ऑडिशन, तो कम से कम उसने 50-60 लड़कियों का ऑडिशन किया होगा यहाँ पे, हमने कलकत्ता में किया अंदर में। तो ये एक लड़की ने ऑडिशन दिया, उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, वो प्लेन पकड़ रही थी, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, किसी प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला को ऑडिशन हो रहा है, वो चली गई। मैंने देखा वो बड़ी ख़राब थी उसमें टेस्ट में, लेकिन वो जो किरदार लिखा था ऐसा लगता तो वो है खड़ी, तो उसको बार बार बुला के फिर एक हुआ, तो वो बाद में चित्रांगदा सिंह का, उसके बगैर, उस चेहरे के बगैर तो इमेजिन नहीं कर पाते आप हज़ारों को। ऐसे शाइनी की जगह मैंने किसी और को कास्ट कर दिया था, वो सिद्धार्थ, मैंने बहुत कोशिश की कि केके को कास्ट ना करूं क्योंकि वो और कुछ कर चुका था। फिर मैंने यार ये जिद क्यों पकड़े हूँ मैं यार, और कुछ कर चुके मतलब वो इसके पहले मैं चाहता था सबकी फर्स्ट फिल्म हो, हाँ उसके पहले वो केके कर चुका था, मैं कहा जिद क्यों पकड़े। अनुराग की 5 कर चुके थे, 5 कर चुका था, जस्ट बिफोर दैट वो एक भोपाल एक्सप्रेस कर चुका था महेश मथाई की, तो वो कुछ टीवी भी कर चुका था, तो बट फिर मैंने कहा ये जिद क्यों है। लेकिन मैं शाइनी का टेस्ट कर रहा था, मुझे जोया अख्तर ने भेजा, हमारे एसोसिएट थी रुचि नारायण के पास, कि इसको टेस्ट करो सिद्धार्थ के रोल के लिए।
मैंने देखा तो बोला ये तो विक्रम आ गया, तो जिसको मैंने लिया था हटा दिया। वो कुछ कहते हैं कभी कभी किस्मत साथ होती है, कभी कभी चीज़ें होती हैं। बननी थी वैसी फिल्म तो बन गई, पर ज़्यादातर लोग उसमें नए हैं। मतलब स्वानंद एज अ लिरिक राइटर, अपना जितना भी है सब कुछ उसमें नए है। आप स्वानंद और एनएसडी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ मुझे फिल्म के क्लाइमेक्स के ठीक पहले का सीन याद आ रहा है, हाँ जिसमें 2 पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, हाँ, दोनों एनएसडी वाले, थिएटर वाले, सौरभ शुक्ला और गजराज राव। तो सौरभ शुक्ला को आपने दौड़ाया, हाँ। वो भी वाइड शॉट लगा के। सौरभ कमाल का एक्टर, मतलब कुछ भी कर सकता हो। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी, एक्चुअली रोल बहुत छोटा था, और बट वो जब तक वो दोनों आते हैं तो एक तरह से वो बड़ा मुश्किल है, वो फोड़पना, वो मजाक में, वो जो कि भाई गोली किधर गई, कहाँ है, वो बच्चे खेल रहे थे, वो फनी भी हो सकता है बट वो बहुत रियल है। यस। और उसको और बहुत ब्रूटल है। वो दोनों साथ में करना ग्रेट एक्टर्स की निशानी है, कि जो आपको हंसा के सडनली आपको डरा इतना दें और हॉरिफाई कर दें और टेरर, तो वो दोनों का तो वो सीन ही बनाते हैं वो लोग, उसकी तो कमाल है दोनों। और मैं बिहार में एक दिन फिल्म पटना में दिखा रहे थे, तो जो नेता थे वो कुछ समाजवादी नुमा कुछ मिनिस्टर थे, दाढ़ी जो ऐसा, जो आजकल के अब तो सीनियर हो गए हैं, जो नई नई सरकारें बनी थी नॉन कांग्रेस वहाँ पे, और उनके बगल में उन 4 पुलिस वाले थे, एक थोड़ा हट्टे कट्टे से थे, वो देख रहे थे। आखिरी सीन आया तो वो देख रहा था उसको, और ऐसा लग रहा था वो स्क्रीन पे भी है, तो मुझे लगा ये बाद में मारेगा मुझे। फिर थोड़ी देर बाद देखा वो रो रहा है, तो मेरे पास आया, बोले ये अपने मंत्री की तरफ देखा, बोलता है ऐसे लोग हमसे ये कराते हैं। तो हजारों में एक और बात है, वो कैसे है ये एक्सीडेंटल है, सब हमने नहीं बनाई, कुछ चीज़ें हो जाती हैं फिल्में, फिर जो ऑडियंस होती है उनकी हो जाती है, और अपने नज़रिए से तो अलग अलग। आई रियलाइज मैंने 100 हज़ारों कि यार ये इसमें बड़ी कहानियाँ हैं, ये कुछ प्लान था, कुछ नहीं। एक दिन IAS वाइफ्स एसोसिएशन देख रही थी फिल्म, तो मैंने सोचा ये क्यों देख रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि वो राम कपूर का जो कैरेक्टर था, गीता जो थी वो IAS की बीवी थी जिसने छोड़ दिया था, तो ये क्या ये वो अपने आप को देख रही हैं गीता में, ये वो है जो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ब्राइट शाइनिंग गर्ल जो फिर सब्सिडी सी दिखती है सब। हाँ, तो एक यू कैन सी हज़ारों, वो अच्छी फिल्म बन जाती है। और जो द फिल्म दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इज अ फिल्म दैट कई तरीके से आप उसको आप देख सकते हो हज़ारों की। इट्स द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु लव्ड अ गर्ल बट व्हेन ही गॉट हर ही डिडंट नो, ऐसा भी देख सकते हो आप उसको। क्यों, मतलब मेरी आपसे शिकायत है ये भाई साहब, उसका जो क्लाइमेक्स है, ठीक है यथार्थवाद है, सब कुछ है, पर वो बहुत ही गट रेंचिंग है, वो दुखी कर उदास, वो शोक गीत छोड़ जाता है एक हमारे पास, कि वो विक्रम किसी हालत में नहीं है। एक ठीक है कि वो फाइनली गीता इज देयर, पर ही डजंट नो दैट गीता इज देयर, बट इन द एंड शी स्टैंड्स बाय हिम। यस। तो कोई पॉलिटिकल विक्ट्री तो है नहीं उधर, कोई ऐसा कि वो लोग जो करने चले थे, बट कम से कम एक इमोशनल, एक फ्रेंडशिप, हेंस गालिब। किसी ने कभी नहीं पूछा, ये बड़े बड़े क्रिटिक्स ने नहीं पूछा कि नाम एक इमरजेंसी पे जो फिल्म है उसका नाम हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्यों है। गालिब का क्या लेना देना इमरजेंसी से। तो वो जो उसका एंड में जो एक पर्सनल कहीं जो है एक सूफियाना कुछ है मामला। डे वन से ये टाइटल लॉक था, वर्किंग हाँ, टाइटल मेरे दिमाग में गाना था इस्तेमाल करने का, उसका कुछ एक अंग्रेजी सा टाइटल था। प्रीतिश नंदी ने कहा ये बाकी सब कुछ ठीक है, आप मेरे को टाइटल दूसरा। क्या था टाइटल? ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ट्विस्ट विद डेस्टिनी से ट्विस्ट विद डेस्टिनी को ट्विस्ट विद डेस्टिनी। हाँ हाँ,
बट प्रीतीश ने कहा वो थोड़ा फ्रिवलेस हो जाता है, और वो ही वॉज राइट. तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड टाइटल आप दूसरा दो मुझे. तो मैंने फिर उसको हज़ारों ख्वाहिशें बताया, क्योंकि मैं वो गाना तो इस्तेमाल कर रही रहा था. वो मेरा तो प्लान था ही कि मैं शोभा जी से रिक्वेस्ट करूँगा गाने. प्रीतिश नंदी तक कैसे पहुंचे, प्रोड्यूसर कैसे लॉक हुआ? एक फ्रांस में आधा पैसा मिला. द फ्रेंच उनका एक कुछ स्कीम्स होती हैं जहाँ वो इंटरेस्टिंग फिल्म्स को, तो उनकी तरफ से क्या है, काइंड में पैसा मिलता है. मतलब वो अपने एक डीओपी आएगा, एक साउंड वाला आएगा, कुछ स्टॉक मिलेगा, पैसा कैश नहीं मिलेगा. तो जो कैश हमको चाहिए था वो एक कोई किसी ने कहा था कि मैं दूंगा, फिर वो लास्ट मिनट पे रन आउट हो गया. मैं बड़ा नाराज़. दिल्ली आया था, उधर मना हो गया था. दिल्ली में फंडर थे, उन्होंने कहा था देंगे, उन्होंने मना किया था. तो दिल्ली से मैं बम्बई जा रहा था वापस. बगल में मैंने मुड़ा तो प्रीतिश नंदी बैठे. मैं उनको जानता बहुत अच्छे से नहीं था. उन्होंने मुझे कहा बड़े नाराज़ परेशान से क्यों लग रहे हो. मैंने कहा यार पैसे मिलने थे और नहीं मिले और चले गए. तो कितने चाहिए. मैंने कहा 2 करोड़, वो कल आके ले जाना. तो दैट सिंपल. वो वाकई दे दिए. उन्होंने नई अपनी कंपनी शुरू की थी, उनके पास फंड्स थे, उनको फिल्म बनानी थी. बिना कहानी सुने कह दिया 2 कल आके ले जाना. मतलब रफली कहानी सुनी तो उनको समझ है ना प्रीतीश को, वो उस दौरान के हैं, वो कलकत्ता के हैं, जर्नलिज्म की बैकग्राउंड है, उनको नक्सल मूवमेंट पता है. सो आई थिंक ही वाज द ओनली वन इन इंडिया हु कुड हैव गिवन दैट मनी कॉन्शियसली, नोइंग व्हाट ही वाज डूइंग. पूरी फिल्म कॉन्स्टेंटली डिबंक करती है सारी आइडियोलॉजीज को. नक्सलिज्म, फिर उनका हाशिर दिखाया कि वो सब तो निकल लिए, है ना. नेहरूवियन मॉडल, उसका हाशिर, सब चीज़ें. हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह के जो भी आख्यान हैं जिनके हम पे इतने असर होते हैं, कहीं एक रे ऑफ होप तो दें. और वो इकलौती होप सिर्फ गीता की एम्पैथी में दिखती है, जबकि पूरी फिल्म में वो कहीं आइडियोलॉजिकली चार्ज नहीं दिखती है. तो उसके अलावा तो सारी होप फेक है ना. यही होप है कि वो जो गीता जो है वो अभी भी कहीं काम कर रहे. और देयर मे बी मिलियंस ऑफ गीतास हु विल देन प्रोवाइड अनदर. बिकॉज हम तो नए, हम नक्सल भी नहीं हैं कभी, या नक्सलवाद की तरफ तो है नहीं, ना फिक्सर हैं. तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं गीता हूँ. थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो रहा है, अब वो क्या होगा वो पता नहीं. सब अपने अपने तय बस कोशिश कर. वो अपने, हाँ, उतने ही होप है मेरे ख्याल से. और उसकी एम्पैथी होप है मेरे ख्याल से. वो हाथ बढ़ाना होप है. ये नरेशन का जो स्टाइल था कि शुरू में वो नेहरू के उससे, एंड देन दे मेक फन ऑफ इट कि ही वाज रॉन्ग. न्यूयॉर्क में दोपहर के 2:30 बज रहे थे, कहीं पूरी दुनिया नहीं सो रही थी. हाँ, थोड़ा वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है. वी ग्रो अप हिंदुस्तान में, हम लोग थोड़ा सा, वो एक टोन भी फिल्म का वो है थोड़ा थोड़ा. पूरी फिल्म का टोन भी है कि उसका थोड़ा सा, हम हमेशा ऐसा नहीं लगता कि अपने आप को बड़ी सीरियसली ले रही फिल्म. देयर इज अ काइंड ऑफ ऑपोजिट व्यू ऑल्सो. मैं बड़े नेहरू को मैंने उधर कहा भी था कि वी लव्ड हिम, बट मैं थोड़ा तंज भी तो कर सकता हूँ विद दोज ह्यूम वी लव, नो. तो ऐसा हमेशा सही थे नेहरू, ऐसा तो नहीं था ना. तो वह इधर तो थोड़ा गलत थे. बस गेटिंग कैरिड अवे बाय पोएट्री, बाय बीइंग पोएटिक. और स्पीच लिख रहे थे, वो काफिया मिला रहे थे, लेकिन बात तो सही नहीं कह रहे थे. बट यू नो ही वाज ग्रेट मैन, देयर इज नो डाउट. फिल्म की जेंडर पॉलिटिक्स भी बहुत दिलचस्प है. ख़ास तौर पे गीता का किरदार हमें बहुत लिबरेटिंग लगता है अबाउट हर चॉइसेस. आप जब ये नरेशन कर रहे थे गीता के कैरेक्टर का, तो आपको इनिशियली किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे जब आपने एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया होगा? सबने मना कर दिया. मतलब बहरहाल मैं बहुतों के पास गया भी नहीं, लेकिन जिनसे भी मैंने सुनाई, जिनको भी ये स्क्रिप्ट, तो के लिए कैरेक्टर बहुत गड़बड़ है, ये तो बड़ी लूज सी औरत है.
ये आदमी समझते नहीं है कि ऑल विमेन कैन, यू नो। मुझे एक बार हम लोग कहीं घूम रहे थे न्यूयॉर्क में, तो एक कैफ़े में घुसे थे 8-20 लोग, सुना था मार्केज हैं वहाँ पे, तो हमने उनको घेर लिया था। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि द ट्रिक टू अंडरस्टैंडिंग विमेन इज़ टू नो दैट दे आर एज केपेबल ऑफ बिट्रेयल एज यू आर। तो you know, I mean, it's you know, all women can, ये मर्दों को कम समझ में आता है कि women can have simultaneous loves and of different kinds. एक बाप से प्यार है, एक भाई से प्यार है, एक दोस्त से प्यार है, एक रोमांटिक प्यार है। वो जो रोमांटिक प्यार है उसको कोई भी औरत एक उम्र, एक अरसे के बाद ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। अगर वो दोस्ताना में तब्दील हो जाती तो रहती साथ। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एनी, बट आई एम सेइंग दैट देयर इज विमेन आर मच मोर केपेबल ऑफ डेप्थ्स। थोड़ा सा ये विषयांतर होगा, हाँ, पर ये मार्केज से मुलाकात बता दीजिए, हमको बड़ा रश्क हो रहा है आपसे। नहीं, हम तो भक्त जनरेशन के थे ना, तो हम तो जहाँ पहले कि हम तो उसकी बड़ा, हम तो सीखे ही ऐसे हैं भाई कि बादल सरकार के साथ घूमे बंगाल। कई लोग बोलते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। आज भी लोग पूछते हैं कि तुमको ये भी कैसे पता, अरे तुमको ये भी कैसे पता। क्योंकि हम बड़े लोगों के पीछे लग जाते थे। बादल सरकार के पीछे लग गए, बम्बई पहुंचे तो तेंदुलकर के पीछे लग गए। और वो जनरेशन भी बहुत जेनरस था, उनको उसको बहुत पसंद था ऐसे लोग जिनमें जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। तो एक बड़े राइटर, कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि वो उस तरह से घूमता है। बड़ा राइटर तो एनोनिमस होता है, उसको कौन पहचानता है उस ज़माने में, ख़ास तौर पे ऐसे। अब तो सोशल मीडिया में पहचाने भी। तो ऐसे हम लोग पता करते, जैसे कभी घुस गए स्कोर्सेसी के पास, कभी 25 लोग घुस गए कुरोसावा के घर। ऐसा मेरी तो फ़ोटो मैंने छापी है, कुरोसावा ने हमारी तरफ देख के बोला था 25 लोग हम थे। कुरोसावा ने बोला कि वो फिल्में बनाना जो तुम बनाना चाहो, वो मत बनाना जो प्रोड्यूसर। तो किसी ने पूछा कैसे, तो बोले कि अगर तुम फिल्म मेकर हो तो तुम्हारे पास कम से कम 20 कहानियाँ होनी चाहिए। तो अगर प्रोड्यूसर बोले कि ये नहीं, तो बोलो मेरे पास एक और है बैग में, ये बोले ये नहीं, बोले रुकिए एक और है। ये थोड़ा धीरे धीरे कह रहे थे क्योंकि एक ट्रांसलेटर था। तो ये दूसरी, बोले ये नहीं, बोले नहीं एक और है, ये देखिए ये, बोले नहीं एक आइडिया और है कि। तो बोले अगर आप फिल्म मेकर हो तो आपके पास कई कहानियाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो आखिरी बात थी ये मेरी तरफ देख के बोला था। ये 25, उसमें आकी कारुसमाकी, बहुत सारे लोग थे, ओलिवर स्टोन था, बहुत सारे लोग थे उस दिन जब हम। तो ये मेरी तरफ बाद में समझा क्यों देखा, क्योंकि बोले थे तुम, आपके सत्यजीत रे ने जो पहले फिल्म लिखी थी वो आखिर में बनाई थी घरे बाहरे। The first film he wrote was one of the last films he made. तो कौन सी फिल्म बनती है वो तो पता नहीं होता ना, इट्स अ डिफिकल्ट मीडियम। द फिल्म दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड इज द फिल्म गेट्स मेड, पैसा जिसका मिलेगा उसी वही तो बनेगी। तो वो एक ये द फिल्म आर्ट डायरेक्टर इज ऑल्सो अ हसलर। एक चीज़ से ज़्यादा ही मुतासर होकर फंस जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। कई होते हैं जो फंस जाते हैं, फिर वो उसी एक फिल्म को 20 साल बनाते रहते हैं, वो भी एक पैशन है। बट कुरोसावा का कुछ, मैंने कुरोसावा की बात सुनी तो मैं जैसे ही कोई कहता है ये फिल्म नहीं बनेगी तो दूसरी लिखने लगता। मार्केज से मुलाकात? हाँ, तो हम घुस गए थे तो उनसे बहुत सारी बातें। कैसे? न्यूयॉर्क में हाँ। एक वो बैठते थे, ये लोग सब कैफ़े में बैठते, किसी ने बोला हम लोग, आप पता करते रहते हो कि मार्केज शहर में यहाँ आ रहे हैं तो आप ढूंढते हो, बोले इस कैफ़े में आते हैं। जैसे वुडी एलन से भी वो कैफ़े में आते हैं, ऐसे वो लोग स्कोर्सेसी कहीं जाते हैं। तो ऐसे शहर में वो वहाँ वो आते हैं। तो एक दिन बैठो, फिर किसी से दूर से वेटर से बोलो कि हम लोग 25 लोग हैं, इधर के हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बुरा न मानो। तो वो बोले परसों आप आना इधर ही, मैं मिल लूँगा। एवरीबडी ऑल्सो लाइक्स फ्लैटरी, नो, कि 25 लोग अलग अलग मुल्क से आपके पैर छूना चाह रहे हैं, ऐसी है। एंड यू वर नॉट वांटिंग एनीथिंग, है ना, यू आर नॉट वांटिंग उनसे कुछ, आप रिकमेंडेशन थोड़े ना चाह रहे थे या कुछ भी, आप सिर्फ बातचीत चाह रहे थे। और वो बातचीत ऐसी है जो कोई
रिपोर्टाज भी नहीं थी, वो कहीं छपेगी ऐसी भी नहीं है। वो सिर्फ यंग लोग जो आपसे मुतासिर है, आप उन्होंने 100 years पढ़ी है, उन्होंने ये पढ़ा है, नोबडी राइट्स टू कलर पढ़ा है। वी वर वेरी हैप्पी दैट वी हैड रेड इन व्हेन ही न्यू दैट देयर वर सो मेनी ऑफ हिज फैंस इन इंडिया। यस, ही वाज थ्रिल्ड टू नो दैट, क्योंकि इतने लोग पढ़ते, मैं एक पूरा जनरेशन उनसे, एक तरह के लोग जैसा भी है, he was very thrilled to know that. And they are very happy that people read. Marquez तो ये भी कहते थे कि, वो कह रहे थे कि I don't mind piracy. Beyond the point, मेरी पब्लिशर ने पैसे कमा लिए, जब मैंने कमा लिए, अब पायरेसी से मेरी किताबें और लोग पढ़ते हैं। उनका तो ये भी विचार था। तो अलग अलग वो बड़े लोग हैं, थोड़ा सा मतलब वेरी वेरी ग्रेट मैन। उन कई चीज़ें ऐसे कहते हैं जो अभी यहाँ नहीं कहनी चाहिए। वो फ्रैंक, ओपन, एक लैटिन अमेरिकन टेम्परामेंट है। जैसे आप बोल दीजिए, हम एडिट में हटा देंगे। सेक्सुअलिटी के बारे में, जैसे कि कैसे उनका रिश्ता था अपनी बीवी। बोले मैंने बीवी का कभी पासपोर्ट ही नहीं देखा कि उम्र कितनी है, क्या है। वो उसका बैग है, वो औरत का बैग है, मैं उसमें हाथ नहीं डालता। तो एक अलग जिस तरह से वो जीते थे, द वे ही टॉक्ड अबाउट हिज यूथ। उन्होंने लिखा भी बहुत है इस सब के बारे में, अपना जो द ब्रॉथल्स ऑफ हिज यूथ, ये सब बहुत लिखा है उन्होंने, वेरी फ्रैंकली। वो थोड़ा सा जो उनका राइटर्स जो उनको पसंद थे, फॉकनर के बारे में, इसके बारे में बहुत लिखा उन्होंने। he is one person who has shared his knowledge and that reflects in his writings as well. बहुत जेनरस हैं। अब पता नहीं कोई किसी ने बना लिए 100 years, जब तक वो जिंदा थे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। अब उनके बेटे ने भेज दिया है, तो वो बनाया किसी ने 100 years of solitude। आई होप इसी महीने रिलीज हो रही है। हाँ, रिलीज हो रही है। हाँ, which I think is not such a good thing, बिकॉज वो मकान जो शहर है, मकानडो जो है, वो सबके, वो सिनेमा कॉन्क्रीटाइज कर देता है ना। हाँ, मतलब आप केले की हवा में खुशबू कैसे दिखाओगे? हाँ हाँ, वही ना। तो वो मेटाफर जो है, और जो यू नो, ये सारी बहुत कुछ नहीं कर सकता सिनेमा। सिनेमा तो कॉन्क्रीट है ना, जो एब्स्ट्रैक्शन है, उससे जो एक इमेज हर आदमी के दिमाग में अपनी बनती है, उसकी अपनी खूबसूरती है। तो पता नहीं, एक कैनिबलिस्टिक सा मीडियम हो गया सिनेमा, जो हर चीज़ को हड़पना चाहता है। तो आपके दिमाग का जो खुलता है ना, उपन्यास से, शब्दों से, कविता से, जो एब्स्ट्रैक्शन की आदत होती है, आप हर आदमी की अपनी, मदम बोवरी है या गोदान का अपना हीरो, हर आदमी का अपना है, वो कॉन्क्रीटाइज कर देता है मेरे ख्याल से। बट यू नो, कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप खुद एक नामचीन हस्ती हैं, पर इतनी हस्तियों से आप मिले हैं, तो उन तजुर्बों को लिखा जाए? मैं सोच रहा हूँ, कुरोसावा से मिला तो ये बात हुई, मार्केस से मिला तो ये बात हुई। मैं सोचा हूँ, मैं सोचा है लिखूंगा। ग्रेट मैन हुआ। ऐसे अगर 10 लोगों की आपको सूची बनानी हो, कमाल के ऐसे आदमी औरत, बहुत एकम्प्लिश, जिनका दुनिया में नाम है, और आप उनसे मिले इन पर्सन, ऐसे कौन हैं 10 लोग? पता नहीं, मतलब मेरा एक बहुत वेरिड सा बैकग्राउंड है, राइट। तो मैं बहुत लोगों की वजह से बहुत लोगों को मिला हूँ, है ना। जैसे बचपन में जब मैं अपने नाना की गोद में था, तो मैं इंदिरा गांधी को मिला था। आप टीपी मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप उस ज़माने में बड़े बड़े दिग्गज थे, तो ब्रिजेश मिश्रा की वजह से अटल जी को मिला। ब्रिजेश मिश्रा आपके मामा के बेटे थे? नहीं, आपके मामा थे। मामा थे मेरे। तो वो जो है, मैं अपने फादर की वजह से, बिकॉज वो लोग आते थे, जवाहरलाल नेहरू 4 साल का था, तो जवाहरलाल नेहरू की गोद में फेंका था मेरे फादर ने मेरे को। तो मुझे सबसे पहले याद है कि वो ऐसे उछाला था, तो नेहरू ने। हाँ, मतलब वो उनका थोड़ा चाचा नेहरू वो भी था, उनका सेल्स पिच भी तो थी। सैवेज।
No, I mean everybody likes it. You know, everybody has that. They was a great man. तो कुरोसावा से मुलाकात डेफिनेटली बहुत बड़ी है. मृणाल सेन बहुत बड़े आदमी मुझे लगा, और उन्होंने भी बहुत, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, इस तरह के लोग जो है वो बहुत ही बड़े थे. मुझे तो लगता है जब मुझे तो अब जिन्होंने असर किया मुझ पे, सत्यदेव दुबे है ना, उस तरह के भी लोग थे. अब बासु ऋषिकेश मुखर्जी, जो फिल्मों में मानेंगे अगर हम किसी को, तो जब बचपन में दिल्ली आया था तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय जो कवि थे सारे बड़े, अब दे आर ऑल वेरी, मैं थोड़ा बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं सागर में था, तो वहाँ भोपाल उस ज़माने में कल्चरल कैपिटल सा हो गया था. तो कविता की एक सुबह, ये वो, तो आप बहुत बड़े कुमार गंधर्व गा रहे हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर गा रहे हैं, है ना, बड़े बड़े प्ले राइट आ गए. तो मैं खासकर जब दिल्ली आए तो मुझे लगा दिल्ली के लड़कियाँ बहुत अनपढ़ हैं. बिकॉज यू नो, जब आप छोटे शहर में होते हैं तो आपके पास करने कुछ और होता नहीं है सिवाय इसके ना. तो आप पहुँच गए कविता की एक सुबह पे, तो वहाँ पे सर्वेश्वर भी पढ़ रहे हैं, रघुवीर सहाय पढ़ रहे हैं, ज्ञानेंद्र पति भी पढ़ रहे हैं, श्रीकांत वर्मा भी पढ़ रहे हैं. तो आई मीन एज फार एज वी वर कंसर्न व्हेन वी वर यंग, दे वर ग्रेट. बाबर समरकंद के रास्ते पे, समरकंद बाबर के रास्ते पे, श्रीकांत वर्मा ना, जी जी, है ना. तो ये आपने बचपन में सुना है, उत्पल दत्त, सत्यजीत रे, बहुत बड़े लोग हैं जी. अब मैं तो मिक्सिंग करते देखा राय बाबू. अच्छा. हाँ, एक छोटी फिल्म बना रहे थे वो, और मैंने, जो मिक्सिंग इंजीनियर थे वो, उन्होंने हमको पीछे बूथ में अलाउ किया था बैठे. तो मैं देख रहा था कि कैसे वो म्यूजिक अंदर करते हैं, किस तरह से मिक्स करते हैं. बट उसके लिए आपको भक्त होना पड़ता है, आप ईगो छोड़ते हैं. हो सकता है बड़ा आदमी आपको नकार दे और राय बाबू बोले क्या कर रहे थे, मैं गेट आउट. तो आपको खुश होना चाहिए कि यार बाद में नाती पोतों को बोलूँगा कि राय बाबू ने बोला था गेट आउट. इस तरह का आपका टेम्परामेंट होना पड़ता है. तो फिर आप सुब्रतो मित्रा जैसा डीओपी, राय बाबू का जो डीओपी, पाथेर पंचाली का, ये सब जो है ना, बहुत एंड जो हमसे बड़ा जनरेशन था वो बहुत ही वार्म था और बहुत ही जनरस था. उनकी जो शेयरिंग की कैपेसिटी थी, बड़े बड़े लोग आपको यू नो घर में बुला के आपसे बात करते थे. और मतलब मैं सागर में पढ़ता था तो सारे बड़े प्रोफेसर जो थे हर विषय के बड़े थे. आप रात को 2 बजे उनके घर में चले जाओ, बोले समझाओ चाचा ये, तो समझाते थे बैठ के. अब पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, एससी दुबे जैसा एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी में है ना, अब वो कितना लेजेंड है ना. तो रात को 2 बजे, हमारा तो चाचा था, हम तो 2 बजे जाके बोले मुझे लग चाचा रहा था जब मैंने 10 लोगों की सूची की आप उनका जिक्र करेंगे. हाँ, तो एससी दुबे, उनका फिर बेटा मुकुल दुबे वगैरह यहाँ पढ़ते थे जेएनयू में. वो अब तो इस तरह के लोग है ना, जो है अशोक वाजपेयी जैसा आदमी, सब लोगों ने बहुत ही असर किया हम पे. एमके रैना, सागर यूनिवर्सिटी की उस टाइम की फैकल्टी बड़ी लेजेंडरी थी. भागीरथ मिश्रा, गोविंद द्विवेदी, बहुत 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 बड़े, केमिस्ट्री में, फार्मेसी में बहुत बड़े लोग थे. वो एक हर आई थिंक हर जगह का एक वक्त होता है, वो फिर ख़त्म हो जाता है. एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ नो. बट दो 70s 60s का ये बहुत खूबसूरती है. मतलब नॉट दैट आज नहीं है, और आई एम नॉट ट्राइंग टू से हर वक्त, बट वो एक जिज्ञासा जो थी ना, वो जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए. समाजवाद आए या कि नहीं आए मालूम नहीं, कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो, और समाजवाद को जिस तरह से लोगों ने समझाया वो भी तो एक गलत है कि एक ऑलमोस्ट एक कुछ एक धार्मिक किताब सी बना के. तो लेकिन जो जिज्ञासा है, आप क्वेश्चन करने का जो है, वो फितरत जो है वो ज़रूरी है. देवियों और सज्जनों, आप इस बातचीत में जो भी नाम सुन रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर नाम सुन रहे हैं, उनको ज़रूर गूगल करिए. उनके
व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानिए, चाहे वो श्रीकांत वर्मा हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, या थिएटर की पर्सनैलिटीज़ हैं बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे राइटर हों, या फिर सत्यदेव दुबे जैसे डायरेक्टर हों। जिन फिल्म डायरेक्टर्स का जिक्र हो रहा है, मैंने हबीब तनवीर का नाम नहीं लिया। हबीब तनवीर बहुत ही असर का, मेरी तो पहली फिल्म में एक्टिंग भी की उन्होंने जी, तो मैं बहुत करीब था उनके, बहुत ज़्यादा। अभी कलकत्ता में उनको सेलिब्रेट किया तो उस पे हम लोग गए भी थे। तो आप उनको, उनका नाटक अगर कहीं यूट्यूब पे मिले या कहीं मिले, पूरा इंडियन थिएटर को रीडिफाइन ही कर दिया। जो एक क्लासिकल वेस्टर्न इमिटेशन चल रहा था, वो संस्कृत थिएटर को लेके और छत्तीसगढ़ के फोक को लेके और अपनी समझ को लेके वो एक नया थिएटर है बिल्कुल। वो नाम भी नया थिएटर है और वो है भी अद्भुत थिएटर है। चरणदास चोर, अगर आप कहीं चरणदास चोर, आगरा बाजार जो देखने को मिल जाए, हाँ, अगर कहीं उसका वीडियो मिले तो देखने ही चाहिए। तो किस्सा होता ये है कि ये जो भी आप नाम सुन रहे हैं या फिर राइटर्स के नाम मार्केस समेत, इनका काम खोज कर पढ़िए, तभी इस बातचीत की इतनी सार्थकता है। सुधीर भाई, एक्टर्स जब आपने कास्ट कर लिए तो वो बहुत सवाल पूछते थे कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों घुस रहा है। मैं डायरेक्टर सुधीर मिश्रा का प्रोसेस समझना चाहता हूँ इन द स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ हज़ारों ख्वाहिशी की। के मैंने पूछते थे कि ये सिद्धार्थ अय्यब जी ऐसा क्यों है, वाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, वाई इज ही सेइंग दिस, या वो जो लेटर्स लिख रहे हैं, मतलब आई कैन वाइल आस्किंग मैं वो आवाज़ सुन सकता हूँ, डियर गीता के मैनन की आवाज़ में, समथिंग समथिंग लव, या विक्रम कुछ लिख रहा है। इन लोगों के, इन एक्टर्स के किस तरह के सवाल होते थे शूट पे? के सवाल तो होंगे क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड एक्टर था और आया था एक बैकग्राउंड से। तो शाइनी और चित्रांगदा का ट्रस्ट था कि बिकॉज एक तो क्या जनरेशन में सडनली वो अभी कुछ ज़्यादा लोगों को इल्म होगा, बट उस ज़माने नक्सलिज्म, ये 2000 में वो एक एब्सेंट सा वर्ड था बहुत दिनों तक, वो कुछ, या जेपी सब भूल से गए थे। आज मैं किसी को मैं बोलूं राम मनोहर लोहिया का नाम सुना है? सुना? अरे वाह सच बोल रहे? कौन थे? हाँ हाँ हाँ, अरे वेरी गुड, ये तो अच्छे ऑडियंस। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नाम भूल गए थे लोग सब, है ना। तो वो दे ट्रस्टेड मोर और लेस, उन्होंने ट्रस्ट किया, अपना कुछ लाए, वो अपनी, उनका जो तजुर्बा है ना, वो जैसे चित्रांगदा है, उससे मैं जब पहले 4-6 दिन 8 दिन डायरेक्ट कर रहा था तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट कर रहा था जैसे कि वो चाइल्ड एक्टर हो, और आखिर में मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था जैसे वो नासिरुद्दीन शाह है, सिर्फ इंडिका। तो उसकी ग्रोथ बहुत कमाल थी। इसको विस्तार से एक्सप्लेन करिए। नहीं, मतलब पहले तो आप ऑलमोस्ट बताते हो कि कैसे करना है ना, तो ऑलमोस्ट आप कभी कभी करके भी बताने लगते हो उसको, क्योंकि डायलॉग पे भी आपने ही काम किया है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में फिर आप सिर्फ इंडिकेट करते हो। जैसे आप नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर को कभी नहीं बताओगे कि ऐसा करना है या इस तरह से, कभी नहीं, तो आप उनको लोगे क्यों? आप सिर्फ इशारा करोगे कि इस तरफ है कुछ, है ना। तो अच्छी एक्टिंग वो होती है जो एक्टर डायलॉग पे लदता नहीं है, वो एक उसको धक्का देता है जिस और आप स्क्रिप्ट को चाहिए, सीन को चाहिए, और उस इमोशन और उस समय कैरेक्टर का जिस तरह से करेगा, और हर कैरेक्टर अलग होगा तो रिएक्शन कुछ अलग होगा। मेरी आदत बहुत है आखिर में कुछ फेंक देने की, कि आप तजुर्बे से, मैं बहुत लेके चलता हूँ एक्टर्स को, जैसे अभी भी कर रहा हूँ, तो 2-2 महीने में मेरे घर पे आएंगे वो एक्टर्स। अभी मैं 5-6 नए लोगों के साथ, अभी वहीं आरामनगर में ही रह रहे हैं? नहीं, लोखंड वाला में। अच्छा, अब शिफ्ट हो गए। हाँ, तो मैं कहीं को लेके बैठूंगा 2-2 महीने, तो वाकफियत बहुत हो जाती है उनकी कैरेक्टर्स को लेके, कि ये आप प्ले कर रहे हो, अब आप ये लड़का है, ये बिहार में, इसका नाम शरीफ सिन्हा है, ये फला है, ये यहाँ रहता है पटना में, इसका फादर इधर है, इसका घर इधर है, उसके बाद उसके भाई का नाम मनोज है, वो समाजवादी उसमें है, वो उसका हीरो है, वगैरह वगैरह, वो लोहिया से बहुत प्रभावित है।
अब आप समझ गए उसको, तो मैं आखिर में कुछ छोड़ दूंगा सीन के जस्ट पहले, क्योंकि आपको जिंदगी में पता नहीं होता ना क्या होने वाला है. तो यू डिस्कवर योर सेल्फ, नो, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नो. सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी मुझे अच्छी लगती है. मुझे वो एक्टर जो सिनेमा में पॉसिबल है, थिएटर में पॉसिबल नहीं है, बट सिनेमा में पॉसिबल है कि आप थोड़ा आखिर में भी जो नहीं पता हो उसके साथ भी खेल सकें. खेल है ना थोड़ा सा. हम फिल्म का टाइटल देखते हैं और फिर फिल्म का सबसे मशहूर गाना सुनते हैं तो हमें लगता है वो इंटरचेंज भी हो सकते थे. मतलब बाबरा मन गाना भी फिल्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए मैंने गाना जो है रखा नहीं ज़्यादा फिल्म में. वो उस गाने का कमाल ये है कि जब वो सर रखता है उसके कंधे पे और फिर जब गाना बजता है तो आप बैठ जाते हो, आप उठते नहीं हो, और पूरी फिल्म आपके दिमाग में फिर घूमती है. इट्स वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स इन विच जब वो टाइटल सीक्वेंस एंड में आता है तो लोग उठते नहीं हैं, क्योंकि वो गाना आता है. तो वो गाना सुनने के लिए बैठ जाते हैं. जब गाना सुनने के इंतजार कर रहे होते हैं गाने का, कि सुना भी होता है कि पब्लिसिटी में आजकल खास तौर पे, फिर वो बैठते हैं सुनते हैं और फिल्म उनके दिमाग में फिर रिप्ले होती है ऑलमोस्ट एज एन आइडिया. बहुत कमाल का गाना. और गाना वो ऐसे ही हुआ था कि स्वानंद तो मेरा असिस्टेंट था, उसने लिखा था एक गाना, वो सुनाता था थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि यार ये गाना कमाल है, मैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं. तो उसने कहा गाएगा कौन? मैं, तू ही गाएगा. तो वहाँ से तो उसकी ज़िंदगी बदल गई पूरी. वो तो डायरेक्टर बनने आया था, वो लिरिक राइटर सिंगर हो गया, फिर वापस एक्टर हो गया, कुछ कर भी रहा है. बहुत टैलेंटेड बंदा है. अमेजिंग टैलेंट है वो. मतलब ईर्ष्या होती है. हाँ, गा भी लेता है, एक्टिंग भी करो. आप 3 of Us देखो तो क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है जी. मैं तो शॉक हो गया उसको देख के. It's too good. Too good. मतलब वो तीनों ही लोग, शेफाली, जयदीप एंड ऑल 3 of them वेरी गुड. बट स्वानंद मैंने उम्मीद ही नहीं की थी इतना कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका. यस, बहुत अच्छा किया उसने. तो ऐसा मतलब शांतनु मोहित्रा पहली फिल्म, दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. हाँ, वो और जो उसकी फिल्म थी एक सुजीत सरकार की, क्या नाम था उसका, साथ में कर रहा था ऑलमोस्ट, जो पहले वो जो कश्मीर में एक यंग लेफ्टिनेंट है उसकी, जो आई थिंक इट वाज आल्सो सुजीत फर्स्ट फिल्म. आधा मुझे याद नहीं फिल्म का नाम, बट वो उसी दौरान बनी थी, वो उसके आसपास. बट उसको जो अवार्ड मिला था इसका डेब्यू अवार्ड, R.D. बर्मन अवार्ड शांतनु मोहित्रा को मिला हज़ारों के लिए. बहुतों की पहली फिल्म है वो, बहुत लोगों की. और वो लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील गो टू द ऑडियंस. ये बात हिंदुस्तान में बहुत कही जाती है कि साहब पॉलिटिकल, इतनी पॉलिटिक्स है हर तरफ, है ना. एवरी चॉइस वी मेक देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, कलर से लेके अपीयरेंस से लेके. और फिर जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है, द क्लासिकल टर्म में जिसका इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें को इसलिए भी रेखांकित किया जाता है कि इट्स अ वेरी पॉलिटिकल फिल्म. ये भारत की पॉलिटिकल रियलिटीज़ के बारे में एक दौर की बात करती है. बात के दौर में सेक्रेट गेम्स वगैरह में कुछ एक ऐसे अपवाद हैं जहाँ पॉलिटिकल रेफरेंस आए, अदरवाइज सब बहुत अवॉइड करते हैं. अरे यार बवाल है, रूलिंग पार्टी विरोध करेगी, अपोजिशन विरोध करेगा, कोई और ग्रुप विरोध करेगा, तो पढ़ो नहीं, क्यों प्रोड्यूसर का पैसा फंसाना है. इन सब के बीच हम गवर्नमेंट का जिक्र सुनते हैं. क्या थी गवर्नमेंट? जो सीरीज थी जी, एक इरफान, एक ग्रुप था AIB, और उसमें एक लड़का है गुरसिमरनजीत खंबा, वो उसने और एक ग्रुप के साथ बैठ के एक आइडिया इवॉल्व किया था जो सीरीज़ का, जिसमें एक अनलाइकली सा एक फेल्ड एक्टर जो है वो कुछ इलेक्शन में आके मिनिस्टर बन जाता है और आजकल की सरकार का एक जैसे अलायंस पार्टनर हो जाता है. अब वो एक तरह से सटायर है आज के युग पे जैसा भी. तो उस इरफान को बहुत पसंद आया था, तो इरफान ने मुझसे कहा था कि आप इसको मेंटर कर दो और आप स्क्रिप्ट जो है पे बैठ जाओ उनके साथ. तो मैं स्क्रिप्ट पे बैठा था और वो सारी लिखी भी थी, और मतलब उनके राइटिंग टीम के साथ.
खंबा की टीम के साथ। फिर उसके बाद वो शूट भी हुआ था, उसका 60% जो हमने किया था, फिर दैट वाज इरफान्स ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वर्क। उसी को कैंसर दे डिस्कवर्ड, सो वो कुछ रुक सा गया। फिर मैं नहीं गया उस पर क्योंकि वो चले गए थे, फिर उन्होंने मानव कौल के साथ कंप्लीट किया शायद उसको, बट आई डिडंट गो बिकॉज इट वाज अनफेयर कि मैं इरफान के परफॉर्मेंस से कंपेयर करूँ, एंड आई वाज टू क्लोज टू इरफान, यू नो, तो बहुत ज़्यादा वो हमेशा ख्याल आएगा। बट उन्होंने बनाया है, आई डोंट नो हाउ इन व्हाट शेप इट इज़ नाउ, दैट आई डोंट नो, बट इट वाज वेरी फनी एंड व्हेन इरफान वाज डूइंग इट एंड ही वाज एट हिज बेस्ट, कमाल था उस। मतलब मैं तो उसके साथ उसके पहले काम किया था, बट दिस वाज, ही वाज, जब इरफान की डेथ हुई है तो ही वाज एट हिज पीक। जो कॉन्फिडेंस था उसका, मतलब कॉन्फिडेंस कुछ ना करने का भी, पीछे हट जाने का, वो अकेला वो है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आगे आने का नहीं है उसका कॉन्फिडेंस में अमेजिंग बात थी कि वो किसी भी सीन में बोलेगा मैं यहाँ क्यों आगे हूँ, उस कैरेक्टर को आगे होना चाहिए, मुझे पीछे होना चाहिए। वो उसकी समझ थी, ऑलमोस्ट लाइक अ को राइटर। उसकी समझ इतनी इवॉल्व हो रही थी उस वक्त, सैड। एक और सैड अध्याय, कहीं हमने पढ़ा कि आपने कहा कि अगर रेनू जीवित होती तो शायद हजारों का क्लाइमेक्स कुछ और होता। आप एक सर्टेन मनोदशा में थे and... हाँ, हो सकता है, बिकॉज योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो अफेक्ट्स जो आप कर रहे होते हो। कभी कभी लगता हाँ होता, बट आई डेडिकेटेड द फिल्म टू हर। तो It was your first release after your wife's death, your partner's death. After my partner's death, yes, I mean that was the first. Though Chameli, which was shot a little later, released first. हजारों को रिलीज करने में 1-1.5 साल लगा था क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट रिलीज है वो। तो फिर देन इंडियन एक्सप्रेस केम इन, देन दे पार्टनर्ड, देन कुछ वैसे सब हो के कुछ रिलीज। हजारों तो रिलीज हो के अपने आप ही कुछ है, वो ऑडियंस ने उसको बनाया है उसको। वो कुछ अजीब सी फिल्म है वो। कब लगा आपको कि ये कल्ट फिल्म हो गई है? मतलब पता नहीं, जब लोग फोन करते रहते थे, कोई बोला मुझे दिल्ली आ जा, बोलेगा फुल हाउस है देखिए, कहीं 8वें हफ्ते में, कहीं किसी ज़्यादा थिएटर्स में नहीं थी लेकिन इधर उधर चल रही थी। तो वो सडनली मैंने तो सोचा 1-8 हफ्ते में निकल जाएगी, तो वो 8-10 हफ्ते चल रही थी दिल्ली मुंबई में, ऐसा कुछ हो रहा था उसके साथ। और जिस तरह से कई लोग जब हजारों जब रिलीज हुई थी और जब बनी थी, तो जैसे शेखर कपूर और मेरे कई दोस्त थे जो उस जनरेशन में थे, तो वो कहते थे कि यार थैंक यू। और शेखर वॉज वेरी मूव्ड, आई रिमेंबर हिम क्राइंग इन द, वो 15 में उठा नहीं था, बट वो बोला था सुनिए इसको कौन समझेगा आज के युग में। But I have lost count of the number of young people who my whole reputation on the young people based on हजारों। So I think ये जो अंडरएस्टिमेशन है यंग का, वो भी थोड़ा जाती है उनके साथ। एक जाती आपके साथ भी हुई है। हाँ। जो जिसके बारे में मार्केज ने आपसे कहा था कि आपको कभी एक्चुअल नंबर नहीं पता चलेगा उस फिल्म को देखने वालों का, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने लैपटॉप पे पायरेटेड सीडीज पे वो फिल्म, उसका रेपुटेशन वही है। मैं कहने वाला तो उस वक्त भी नहीं कहा मैंने, आपने कह दिया। और उसका रेपुटेशन उधर ही है, कुछ यूट्यूब, कुछ इधर से किसी दोस्त ने बोला किसी को, कुछ हॉस्टल पे 20 लोगों ने साथ में देखी, टॉरेंट पे डाउनलोड करके देखी। फिर कोई गाना हजारों, मतलब बावरा मन गा के 50 लोग रो रहे हैं, वो कुछ ऐसा हो गया। स्वानंद का भी तो पूरा रेपुटेशन, वो उठ ही नहीं सकता किसी गैदरिंग से बावरा मन गाए बगैर। अभी भी वो आखिर में तो बावरा मन ही गाता है। वो हजारों, मेरा और उसका स्वानंद का कुछ एक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग। जी, आप लोगों के सवाल। हाय सर, मेरा नाम जतिन है सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे कि जब हम इस मॉडर्न ज़माने में आ रहे हैं तो बहुत सारे लड़के होते हैं या आदमी होते हैं जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं,
बट उनको ये बता दिया जाता है, खासकर जैसे कि मैं भी जाना चाहता हूँ, बट उनको ये बोल दिया जाता है कि फ़िल्म मेकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। आप फिल्म मेकिंग ना चूज़ करके कि इस फील्ड में चले जाओ, प्रोडक्ट शूट कर लो या वेडिंग शूट कर लो, बहुत सारी चीज़ अलग अलग चीज़ बता दी जाती हैं, क्योंकि उनको बोल दिया जाता है कि लोग साल साल भर भटकते रहते, काम नहीं मिल पाता है और वो कमा नहीं पाते, पैसों के लिए तड़पते मर जाते हैं। बट आप ऐसा फील्ड चूज़ करो जिसमें पैसे हो। बट सर, किसी का पैशन ही वो हो और वो करना ही वो चाहता हो कि उसके मन में यही है कि यही करना है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में अनसर्टेनिटी है फिल्म मेकिंग में इतनी कि लोग बोलते हैं? कितना अपने आप को जानते हो उस पर निर्भर करता है ना। कैसे सर? मतलब तुम में वो बात है क्या, अच्छा, वो कीड़ा है क्या, वो पैशन है क्या, वो इश्क है क्या? क्यों जो सारी बातें आपने सुनी सब सही है। वो परेशानी है, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी कुछ होगा, वो डिपेंड आपकी खुद की सिचुएशन पे भी तो है ना, किस खानदान से आते हो, फैमिली कैसी है, क्या है, तो ऑल डिपेंड्स है। बट इफ़ यू अगर आपको पैशन है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ना करो। अब वो तैयारी के साथ कूद जाओ, खुद को पहचानो, वक्त लगेगा। बट मैं तो खुद क्योंकि गया वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, तो फिर मैं तुम आपसे कैसे कहूँ कि ना करो। जिसमें ऐसा अगर आप खुद को ठीक से पहचानोगे और जिसमें भी अगर आप में टैलेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप फेल हो गए। आप कुछ कम करोगे, कुछ ज़्यादा करोगे। अब आप बिल्कुल ही यूनिक हो और आप जीनियस हो, तो या तो आप बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाओगे या आप बहुत बड़े हो जाओगे। वो एक जीनियस का फेट है, उसमें हम और आप नहीं आते मेरे ख्याल से। Hello, sir. This is Ritika Sharma, and this is an absolute pleasure to meet you. You've made phenomenal movies with phenomenal actor. I just want to know who was your favorite character among all of them. Thank you. फेवरेट एक्टर और फेवरेट कैरेक्टर? गीता, हजारों में। पर कोई अलग सा था वो, बनते बनते जो अब मैंने बनाया, ये अलग बात होती है ना, बनते बनते भी चीज़ें बन जाती है ना। तो वो जब देखा उसको मैंने, तो लगा कि कुछ अंदर से आई हुई बात है, और जेंटल भी है, स्टबर्न भी है, ओपिनियटेड भी है, दोस्त भी है, इश्क भी करना जानती है, उससे हटना भी जानती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे जब देख के वो जो कैरेक्टर, तो पता है हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं मैंने ही सब कुछ किया। सब कुछ आप नहीं, तो नहीं, थोड़ा सा एक एक्टर आ जाता है, फिर कुछ फिर सीन बनता है, फिर कुछ। फाइनली व्हाट आई हैव सीन, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्ट एज अ कैरेक्टर। नमस्ते सर, मेरा नाम उमंग कुमार दुबे है। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपसे। सर, आपने इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी वाला पीरियड भी देखा है आपने? मैं बहुत छोटा था तब जी। तो सर, कुछ वाक्य तो आपको याद ही होंगे जो आपके पेरेंट्स द्वारा आपको सुनाया गया होगा। सर, आप राजीव गांधी जी का दौर भी देखें, अटल जी का शासन भी देखें, और अभी आप मोदी साहब का भी देख रहे हैं। सर, आपको एक भारत के लिए कुशल प्रधानमंत्री चूज़ करना हो इस पीरियड से, मतलब इमरजेंसी से लेके अभी 2014 तक का, तो आप सर किसे चूज़ करने वाले हैं? आप मतलब मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो, बट मुझे एज अ फिल्म मेकर, एज अ पर्सन, लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी निराशा लोगों से है या खुद से है। मेरी निराशा मैं लीडर्स के से मुतासिर इतना नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं उसको मैंने बड़े करीब से देखा है, तो वहाँ मैं उधर उतना घूमता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा ध्यान जो प्रोसेस और पॉलिटिक्स है और जो स्थितियाँ हैं उनको ज़्यादा देखता हूँ एज एन आर्टिस्ट, राइट। सो मुझे हर दौर में जो नेता लोगों को, एक दौर को रिप्रेजेंट करता है नेता, है ना। कोई अनलेस हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैराशूट हुआ।
अनलेस आप बोले जो बीच में हुए थे गुजराल साहब या उस वो जो दौर था चंद्रशेखर जो दो तीन बन गए थे ना, तो वो आप बोलें कि वो थोड़ा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स थे, या मतलब मनमोहन सिंह को पहले दौर में जो कह दिया गया था, बट भाई मैंडेट से ही आए थे। तो जो भी है, जो भी लीडर होता है अपने दौर का होता है और अपने लोगों का होता है। वो डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो लोगों से होता है, पॉलिसी से होता है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे कई लोग जैसे मेरे लेफ्ट वाले सारे दोस्त हैं वो बहुत थोड़ा बोलते हैं यार तू इतना ओपनली, मैं जैसे अभी अफवाह भी बनाई, आपने देखी? आप देखो नेटफ्लिक्स पे है, तो इट वाज क्वाइट अपफ्रंट अबाउट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स स्पोकन अबाउट, बट वो बैन क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं हूं। आप देख लो अफवाह को, तो उसमें कई चीज़ों की बात हुई है, बट वो कुछ है ही नहीं उसमें। मैं तो मेरली कह रहा हूँ अफवाह फैलाना गलत है ना? तो अगर या तो मुझसे कहो तो मुझसे, मैं सेंसर बोर्ड के भी सामने था, उन्होंने बोला पहले जो आया था उन्होंने बोला हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हमने कहा रिवाइजिंग में भेजो। रिवाइजिंग में लोन्स पूछा आप बताओ ना क्या है, तो उन्होंने पास कर दिया। उसमें सिर्फ एक कट है गाली का, बिकॉज आप सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे हो, आप मुद्दे की बात कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू से कि फिल्म को नारे में तब्दील नहीं करना चाहिए? नारे में तब्दील नहीं कर रहा हूं मैं, स्लोगनेरिंग नहीं कर रहा हूं। सो इट कैन पास ऑफ एट एनी टाइम। देखिए फिल्म हजारों वाई डज इट लास्ट, आप बोल रहे हो, बिकॉज अगर इमरजेंसी का बैकग्राउंड हटा के आप इसको, इट बिकम्स अ मेटाफर फॉर एनीवन हु, एक मुहावरा सा बनता है ना कि हर युग में जब लोग निराश होते हैं उस मुल्क से जो उनको विरासत में उनके माँ बाप ने दिया है और दिया था, उससे जब वो उनका एक झगड़ा होता है, जो मुठभेड़ होती है, उस लड़ाई के दौरान की कहानी है ना। सो यू व्हाई डू द यंग लाइक इट? बिकॉज इट इज अबाउट द यंग। इट मे बी अबाउट द यंग देन, बट इट इज अबाउट द यंग। तो मुझे उस तरह के सिनेमा में इंटरेस्ट है। मुझे स्लोगनेरिंग में से कुछ सर्व नहीं होता। दैट्स वाई मैं बैकग्राउंड में रखता हूँ कभी कभी यथार्थ, बट वो बहुत ज़्यादा रियल कैरेक्टर्स में जाना जो है ना, वो थोड़ा सा फेक सा हो जाता है, बिकॉज आप ठीक से तो कर नहीं सकते। और मैं कौन होता हूँ, मुझे क्या मालूम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे तो उस किरदार के बारे में जिसको मैंने क्रिएट किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है। तो असली सो कॉल्ड थे उनके बारे में मुझे क्या पता? अब से इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी के ही खिलाफ हो गया वो हज़ारों में, लेकिन मैंने उनको दूर से दिखाया असर उनका क्या हो रहा था उस पॉलिसीज़ का, उस पर ज़्यादा। गीता पे क्या असर हुआ, ज़िंदगी में क्या असर हुआ, सिद्धार्थ पे क्या असर हुआ, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोगों में। जी अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सुधीर मिश्र और अनुराग कश्यप टाइप की मूवीज़ क्यों नहीं आ रही, जिसमें थोड़ा पॉलिटिक्स हो, थोड़ा रिलीजन हो? क्योंकि आजकल न्यूज़ पे तो यही चल रहा है, लेकिन मूवीज़ में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं अरे ना, अब देखिए अनुराग कश्यप ने अभी कैनेडी बनाई है, वो रिलीज नहीं हुई है। अभी तो 2 फिल्में और बनाई है उसने, वो मैं देखी नहीं, निशांची और बंदर। निशांची और बंदर। तो काम तो कर रहा है लड़का। अब इसने जो बनाई है अभी अनुभव सिन्हा ने, IC-814, तो वो भी तो पॉलिटिकल कुछ हद तक तो है ही है। कहीं कहीं उसमें जो रूलिंग पार्टी है, मतलब उनमें थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे वो लोग। जैसे अभी लाल सिंह चड्ढा, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हो? हाँ जी। तो वो हर फिल्म मेकर अपनी तरह, बट फिल्म तो 814 काफ़ी जो, देखिए पूरी तरह से एक तरफा फिल्म भी अगर आप बनाओगे ना, तो फिर वो प्रोपेगेंडा सा हो जाता है। एक फिल्म का एक धर्म होता है स्टोरी टेलिंग का,
वो स्टोरी टेलिंग में हर किरदार को आपको थोड़ा सी जगह देनी पड़ती है, थोड़ी समझ देनी पड़ती है। बट मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है 814, चाहे उसने बनाई, चाहे उसने और भी फिल्में बनाई अनुभव ने, चाहे हंसल बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तो है मामला। हेलो सर, माय नेम इज़ अवंतिका सिंह ठाकुर। तो सर मेरा क्वेश्चन सर मोस्टली ये है कि सर जैसे कि आजकल लाइक इन दिस एरा पीपल आर हेजिटेट टू स्पीक ऑन पॉलिटिक्स, लोग नहीं बोलना चाहते क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स हमारी पॉलिटिक्स हो चुकी है। तो सर उस टाइम पे आपने कौन पॉलिटिकल नहीं बोलना चाह रहा? सर मोस्टली लाइक पीपल आर हेजिटेट टू स्पीक नहीं, जो आप देखो तो सब जगह आप डिबेट्स देखो, दूसरे पार्टी के स्पोक्स पर्सन देखो तो बोल ही रहे हैं। नॉट स्पोक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड आल्सो। एक्टर की अब क्यों बात करते? एक्टर तो डायलॉग जो दिया जाता है वो बोलता है ना। अब वो बेचारे एक्टर क्या, अभी बच्चन साहब को बोले क्यों नहीं बोलते? अरे वो बोलेंगे तो आप वो राई का पहाड़ बना दोगे, फिर वो किसी के पैसे लगे होंगे 2 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म, उसको वो बैन हो जाएगी भाई। सर माय क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। हाँ, तो सर लाइक यू हैव मेड द फिल्म जिसमें थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो इंक्लूड हुआ है। हाँ। तो राइट नाउ सिमिलर पैरेलली एक फिल्म है इमरजेंसी, वो काफ़ी स्ट्रगल फेस की है अपने रिलीजिंग। कंगना की हाँ, काफ़ी मतलब रिलीजिंग में काफ़ी स्ट्रगल फेस की है उस मूवी ने। तो एट दैट टाइम आपने भी कहीं वैसा टाइप का स्ट्रगल फेस किया था एट दैट टाइम कि लाइक पॉलिटिकल प्रेशर? जी, जब आप सुनते हैं। हाँ, और हमेशा से था थोड़ा थोड़ा। जब मैंने तो 2004 में रिलीज़ की थी ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, 5 में, तो 2004 से लेके 2014 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अलायंस था। तो होता है कुछ ना कुछ। अब लेकिन आप अगर सेंसेशनल नहीं होते तो फिर और अगर आप स्लोगनरिंग नहीं कर रहे होते और आप पर्सनल नहीं होते तो मेरे ख्याल से और आप उसमें दिलचस्पी, देखिए एक बड़ा अच्छा जजमेंट है सुजाता मनोहर का, जस्टिस का, कि व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक इज नॉट नेसेसरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक इज नॉट नेसेसरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। वाह। तो हम जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, अगर आपको किसी पॉलिटिशियन का या किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है तो उस मुझे नहीं है। वो जो मुझे अगर कुछ बनाना है तो मैं तो जैसे उनका पॉलिटिक्स पे क्या असर है या मेरी ज़िंदगी पे क्या असर है या समाज पे क्या असर है उसमें दिलचस्पी है ना। लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर। अभी हमने देखा कि पुष्पा 2 रिलीज हुई है, जिसको लेकर के बहुत खबरें आ रही हैं कि मतलब भगदड़ है और लोग जो है, तो इसको लेकर के मेरा सवाल है सर कि हिंदुस्तान में कमर्शियल फिल्मों को लेकर के एक शब्द आता है हीरो वर्शिप, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े बड़े बॉलीवुड हीरो जो हैं उनकी मूवी नहीं भी चल रही है अच्छी स्क्रिप्ट ना होने के चलते। तो सर आप क्या देख रहे हैं, क्या आप दर्शकों का मन टटोल पाए हैं कि कंटेंट को लेकर के और हीरो वर्शिप को लेकर के क्या अभी उनके मन में कोई क्लैरिटी आई है आज के 2024 की जनता की? हिंदुस्तान का नॉर्थ इंडियन सिनेमा जो है ना, वो कुछ ऐसा है जैसे कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भूल गए लोगों से बात करना। तो जो ईडीएम उनका था नॉर्मल लोगों का, मैं पॉपुलर सिनेमा की बात कर रहा हूँ, वो भूल गए। जो साउथ इंडियन सिनेमा था वो अपने लोगों से बात कर रहा था, एक अपना ईडीएम था, अच्छा बुरा जैसा भी हो। तो वो लॉकडाउन के दौरान चैनल्स पे लोग डबिंग के ज़रिए डब फिल्म्स देख रहे थे सारे साउथ इंडियन बैठ के, जो मास था। अब वो हीरोज़ उनको फेमिलियर हो गए और वो ईडीएम और कहानियाँ उनके करीब हैं। अच्छी बुरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट एग्री विद 90% ऑफ द फिल्म, बट वो एक चल रहा है पॉपुलर सिनेमा का एक दौर। वही मैं कह रहा हूँ, डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट, जावेद साहब जैसे कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट विथ द पर्सन हु मेड इट, डिसअपॉइंटमेंट दोज हु मेड इट अ हिट। अब आपकी लड़कियां इतनी सारी बैठी हैं और आप एनिमल देख रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अगर जाके देख रहे हो तो आपको मतलब अपनी दोस्तों की इज्जत ही नहीं है, लड़कों से बात करो, तो प्रॉब्लम है। शाहकार का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी पर ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुधीर साहब, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हम लोगों को विचारों की तरफ झोंकने वाली और पोस्ट वॉचिंग भी खूब सारे डिस्कशन मुहैया कराने वाली फिल्में और सीरीज़ बनाते रहें। और एक सीरीज़ अभी मैं बना रहा हूँ तनाव जी, वो एक तरह की, और दूसरी सीरीज एक बना रहा हूँ समर ऑफ 77, वो यंग लोगों के बारे में फिर है पॉलिटिकल सी, तो चलता रहेगा होपफुली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।